हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी का सबसे पहला टॉपिक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसे हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। तो आज हम लोग यूनिवर्स और ब्रह्मांड इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूनिवर्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल एक टेलीस्कोप से ये यूनिवर्स में कुछ इमेज ले रहे थे और उसके दौरान इन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज हैं, ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, गैलेक्सीज को हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। तो ये सारी जो गैलेक्सीज हैं और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, एक आइडिया प्रपोज किया। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, जैसे मान लीजिए जिसको हम सर्कुलर फॉर्म में बनाए हैं, इसको सपोज कीजिए कि ये कोई गैलेक्सी है और ये गैलेक्सीज, इन्होंने पाया कि ये गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इन्होंने इसका रिवर्स सोचा कि अगर हम इसका रिवर्स सोचे तो क्या होगा। जब उन्होंने इसका रिवर्स सोचा तो उन्होंने पाया कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, वो सब कहीं एक ही जगह पे केंद्रित हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे वर्ष पहले कहीं एक ही जगह से ओरिजिनेटेड हुए थे, उत्पत्ति इनकी हुई थी। तो इन्होंने इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया, जिसका इन्होंने नाम दिया सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी या इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमोर्डियल एटम। सिंगुलैरिटी या प्राइमोर्डियल एटम इसका नाम है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये प्रोसेस हुई कैसे, जो इन्होंने थ्योरी में बताया। सपोज कीजिए कि ये जो प्राइमोर्डियल एटम या सिंगुलैरिटी है, जो सिंगुलैरिटी आज से लगभग 13.7 टू 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 टू 13.8 बिलियन ईयर एगो एक घटना होती है यूनिवर्स में। उस घटना का नाम इन्होंने क्या दिया? उस घटना का नाम इन्होंने बिग बैंग दिया। ये जो सिंगुलैरिटी है उसमें एक बिग बैंग की घटना होती है। बिग बैंग इन द सेंस, उसमें क्या होता है कि ये जो सिंगुलैरिटी का एटम है, प्राइमोर्डियल एटम है, इसमें एक बहुत ही एक्सप्लोजिव वायलेंट एक्सप्लोजन होता है बहुत ही तेजी से। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो जितने भी मैटर होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। और उस समय इसका जो सिंगुलैरिटी एटम है, जो प्राइमोर्डियल एटम है, इसका टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत हाई था। तो ये जब यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आता है बिग बैंग के बाद, बिग बैंग में होता क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है लाइट, हीट और साउंड। लाइट, हीट और साउंड के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कि एक फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन का, E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर, जिसमें क्या है कि ये E एनर्जी को दर्शाता है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, एम मास है। इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो एनर्जी है ये मास में कन्वर्ट हो सकती है। इस बिग बैंग के बाद क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर दें।
उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। यूनिवर्स में उतनी समय क्या क्या थे, एनर्जी और मैटर, स्पेस। एनर्जी किस किस फॉर्म में थी, लाइट, हीट, साउंड। इस इतने चीजों का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी चीजें मिलके नेबुला का फॉर्मेशन करते हैं। नेबुला, नेबुला जिसे हम लोग हिंदी में निहारिका कहते हैं, नेबुला का फॉर्मेशन किए। नेबुला क्या होता है, आइए यहाँ समझते हैं। इसे हम लोग नेबुला कहते हैं। नेबुला क्लाउड होता है, नेबुला क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। जब यूनिवर्स बना, ये सारी चीज़ें जब बनी, उसके बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर उतनी समय तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब यूनिवर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन हुआ थोड़ा सा, तो उसके बाद नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। नेबुला क्या है, नेबुला क्लाउड है गैसों का, मतलब गैसों और धूल के कणों का एक बहुत ही विशालकाय बादल अंतरिक्ष में बना। नेबुला का साइज, आइए हम लोग देखते हैं। नेबुला का जो साइज होता है 80,000 से 150,000 लाइट ईयर, इतना बड़ा नेबुला का साइज होता है। तो इमेजिन कीजिए कि कितना विशालकाय बादल होता होगा। एक लाइट ईयर में 1 लाइट ईयर बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब ये जो लाइट होता है, ये लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो सोचिए 80,000 से 150,000 लाइट ईयर, कितना बड़ा होता होगा नेबुला। तो नेबुला का फॉर्मेशन होता है इससे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये नेबुला का जब फॉर्मेशन हो गया तो उससे क्या होता है। नेबुला का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ही इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आता है इस मैटर के बीच में, तो क्या होता है कि ये जो मैटर है, ये मैटर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और ये नेबुला जो है, नेबुला से ही गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। नेबुला से गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। अब आइए गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी को हम लोग हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। गैलेक्सी होता क्या है कि यही नेबुला में जब स्टार्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जब स्टार्स का फॉर्मेशन हो जाता है नेबुला में, तो उसी को हम लोग गैलेक्सी कह देते हैं। और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स का फॉर्मेशन होता है।
तो इस वजह से स्टार फॉर्मेशन हो गया। अब आइए हम लोग एक चीज़ सोचते होंगे कि यूनिवर्स में जितनी सारी चीज़ें हैं, स्टार हुआ या कोई भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, तो वो सारी चीज़ें मोशन सर्कुलर पाथ में मोशन क्यों करती रहती हैं, घूमती क्यों रहती हैं, एक जगह पे स्थिर क्यों नहीं रहती हैं? इसका जवाब इसमें है। इसका जवाब इसमें है कि जब ये नेबुला बना तो ये गैसों का जो पार्टिकल था, तो गैसों के पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे 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 टकरा रहे थे, और उन टकराने की वजह से क्या होता था कि एक दूसरे को सब लोग पुश पुल कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो सारी चीज़ें मोशन में आ गई, और वो मोशन में ही थी। और जैसे जैसे चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब एग्जिस्टेंस में आया तो चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई और स्टार्स बन गए। और स्टार्स भी वो पहले से ही मोशन में थे तो वो मोशन करने लगे, इसी वजह से वो मोशन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टार बना, स्टार के आगे का प्रोसेस क्या होता है। स्टार के पास इतनी सारी एनर्जी, हीट, लाइट, ये सब कहाँ से आते हैं? आइए हम लोग वो चीज़ समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टार है, ठीक है। स्टार के पास एनर्जी, हीट, जो कुछ भी है, लाइट, ये कहाँ से आता है? स्टार मेनली बने होते हैं हाइड्रोजन से, क्योंकि जितनी भी गैलेक्सीज हैं और नेबुला हैं ये सब मोस्टली हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। तो स्टार हाइड्रोजन से बना होता है। स्टार में क्या होता है? स्टार के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। और इसके इस क्रिया में क्या होता है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो लाइट और हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। अब स्टार, मान लीजिए स्टार बन गया, अब कभी ना कभी इसका जो ये फ्यूल है ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। तो जब इसका फ्यूल कम होने लगेगा तो क्या होगा? मान लीजिए इसका फ्यूल कम होने लगा, ये स्टार है, इसका फ्यूल जब कम होने लगेगा तो ये रेड जायंट बनाएगा। इसे हम लोग कहते हैं रेड जायंट। जिसे हम लोग हिंदी में लाल दानव कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब इसका फ्यूल कम होने लगेगा तो इसमें जो बचा हुआ फ्यूल है वो सेंटर की तरफ सिंक करने लगता है ये स्टार। और जो इसका वेस्टेज मटेरियल है वो बाहर की तरफ फैलने लगता है। और जब बाहर की तरफ फैलने लगेगा तो स्टार का साइज बढ़ जाएगा, और स्टार का साइज जब बढ़ जाएगा तो स्टार जो है, जो डेड मैटर है उसको छोड़ के, और फिर ये जो बचा हुआ है जो सेंटर की तरफ सिंक किया है, ये आगे चल के एक नया स्टार बना लेगा। और ये जो डेड मैटर है वो सर्कुलर वे में इस स्टार के अराउंड में रोटेट करने लगेंगे, और जिससे एक्सो प्लैनेट्स बनते हैं। अब आगे चल के ये जो फ्यूल बचा हुआ था उससे एक नया स्टार बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ को हिंदी में कहते हैं सफ़ेद वामन। वाइट ड्वार्फ में क्या होता है, यही सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। इसमें मान लीजिए इसमें भी इसका फ्यूल जब इस अवस्था में आएगा तो फ्यूल और कम हो जाएगा, और जब फ्यूल और कम हो जाएगा तो जो बचा हुआ फ्यूल होगा वो भी सेंटर की तरफ सिंक होने लगेगा, ये भी सेंटर की तरफ सिंक होने लगेगा। तो इसके बाद इसका भी जो आउटर लेयर है या आउटर सरफेस है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होने लगेगा, तो फिर इसका भी आकार बड़ा होने लगेगा। उसके बाद और इसमें इसके अंदर ये जो क्रिया होगी, ये यहाँ तो पहले हाइड्रोजन से हीलियम बन चुका है, तो अब तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हीलियम प्लस हीलियम मिल के लिथियम बनाएंगे, और यहाँ पे भी
एक्सट्रीम अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। उसके बाद अब ये जो बचा हुआ फ्यूल है, ये भी एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये भी फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, जब फ्यूल एकदम से ख़त्म हो जाएगा, अब इसके पास कोई फ्यूल नहीं बचेगा, तो ये स्टार डेड हो जाता है। स्टार क्या होता है? डेड हो जाता है। और स्टार जब डेड हो जाता है तो इसे कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। इसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं काला वामन। तो ये स्टार की एक साइकिल होगी कि स्टार ऐसे 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 डेड होगा। लेकिन ये प्रक्रिया तभी फॉलो होगी जब स्टार का साइज सन के जो चंद्रशेखर लिमिट है, चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लिमिट दिया है कि चंद्रशेखर लिमिट के अगर साइज से स्टार का साइज छोटा होगा तब तो ये प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन अगर स्टार का साइज बड़ा है चंद्रशेखर लिमिट से तब ये प्रोसेस नहीं फॉलो होगा, तब उसके लिए दूसरा प्रोसेस फॉलो होगा। रुकिए मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। सपोज कीजिए कि ये जो स्टार है इसका साइज सन चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है, तो जब चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बहुत ही बड़ा एक स्टार बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं रेड सुपर जाइंट। इसको रेड सुपर जाइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो साइज है बहुत ही बड़ा है। तो इसका जब फ्यूल कम होने लगेगा धीरे धीरे, तो ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ये आराम से एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। यहाँ पे जब रेड जाइंट जब एनर्जी रिलीज किया था तो ये बहुत ही साइलेंट वे में एनर्जी रिलीज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे साइज बड़ा होने के कारण क्या है कि जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और जब बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एक वायलेंट एक्सप्लोजन होगा। और जो वायलेंट एक्सप्लोजन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा सुपरनोवा को हिंदी में अभिनव तारा भी कहा जाता है। तो ये सुपरनोवा हो जाता है। अब सुपरनोवा से क्या होता है कि सुपरनोवा के आगे जब इसमें भी फ्यूल धीरे धीरे कम हो जाता है तो ये भी अपने बाहर की चीज़ों को छोड़ने लगता है, डेड मैटर को, और जो बचा हुआ फ्यूल होता है वो भी सेंटर की तरफ सिंक होने लगता है। इसके बाद जो स्टार का फॉर्मेशन होता है वो दो तरह के स्टार के फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन स्टार, और एक को कहते हैं हम लोग ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के जो बनने की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि अगर स्टार का साइज चंद्रशेखर लिमिट रुकिए मैं बता रहा हूँ। चंद्रशेखर लिमिट होता है जो 1.44 सोलर मास, मतलब जो हमारा सूर्य है इसके साइज के 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने टाइम्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। मतलब अगर स्टार का साइज 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास के बीच में होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। लेकिन अगर स्टार का साइज ग्रेटर देन 3 सोलर मास होता है, मतलब जो सन है हमारा उसके साइज के 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर स्टार का साइज है तो न्यूट्रॉन स्टार न बन के ब्लैक होल बनता है। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, लेकिन जो ब्लैक होल होता है इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम डेंसिटी होता है। डेंसिटी इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट को भी ट्रैप कर लेता है। और जो मूविंग न्यूट्रॉन स्टार है उसको हम लोग पल्सर कहते हैं। पल्सर मूविंग न्यूट्रॉन स्टार होता है। तो ये तो हो गया पूरा स्टार का साइकिल।
स्टार कैसे बनता है और कैसे स्टार डेड होता है, ये दोनों प्रोसेस हम लोग समझ गए हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि जो ये नेबुला बना था, इसमें मैटर, हम लोगों ने बताया ना कि ये मैटर भी था इसमें। तो सबसे पहले मैटर में कौन सा मैटर बना होगा, ये सवाल है। अब मान के चलिए जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है। अब कोई भी मैटर बना होगा तो सबसे पहले सबसे छोटा मैटर बना होगा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बना होगा। लेकिन हम लोगों को तो अभी पता है नहीं कि सबसे छोटा मैटर क्या बना था। तो आइए हम लोग रिवर्स में सोचते हैं। मान लीजिए कोई मैटर है, मैटर किससे मिलके बना होता है? मैटर ऑब्वियस है कि मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है मैटर। अब मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स से, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब एटम से छोटा क्या चीज़ होता है? एटम से छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो एटम से छोटा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। यहाँ तक तो हम लोगों को क्लियर है। लेकिन क्या कोई इससे भी छोटा चीज़ होता है? इससे भी छोटा चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। ये इससे भी छोटा चीज़ होता है। लेकिन अभी रिसेंटली में हमारे साइंटिस्टों ने एक इससे भी छोटा, क्वार्क से भी छोटा एक पार्टिकल ढूंढ निकाला है, जिसे हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि हिग्स और बोसोन नामक साइंटिस्टों ने मिलके ही इसको खोजा था। तो ये हो गया हमारे कि मैटर कैसे बना। तो सबसे पहले गॉड पार्टिकल, फिर क्वार्क्स, फिर उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये मिलके एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर मैटर, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई। आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं, एक्सो प्लैनेट्स, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक्सो प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट्स होते क्या हैं? जैसे अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि जब स्टार डेड होता है तो बहुत सारा मैटर छोड़ता है। अब वो जो मैटर छोड़ता है वही मैटर धीरे धीरे उस स्टार के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो वो जो घूमने लगते हैं धीरे धीरे वो मैटर एक्यूमुलेट होके एक जगह इकट्ठा होके ढेर सारे प्लैनेट्स बनाते हैं। उसी प्लैनेट्स को हम लोग कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स, हिंदी में ग्रह कहते हैं इसको। ये होता है। अब प्लैनेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, क्यों है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों है? अर्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। और इस पे लाइफ पॉसिबल होने का सबसे मेन कारण क्या है? सबसे मेन कारण इस पे लाइफ पॉसिबल होने का है वाटर, H2O। अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिस पे वाटर पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में वाटर पाने के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में वाटर पाने के लिए सुटेबल कंडीशन होता है कि वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे
अर्थ जो है इस पे सुटेबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेयर का दाब है, वायु दाब है, वो भी सूटेबल है अर्थ पे। और पानी भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल होने के लिए और क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए हमको, ऑर्गेनिक मैटर्स। इसी वजह से हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पे लाइफ पॉसिबल है। अब क्या यह संभव है कि यूनिवर्स में कोई दूसरी भी पृथ्वी होगी या पृथ्वी जैसा कोई और भी ग्रह होगा? आइए इसका जवाब हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि कोई स्टार है, मान लीजिए कि कोई स्टार है, मान लीजिए कि अपना सन है। अब इसके आगे ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे ढेर सारे प्लैनेट्स हैं। अब सन के जो आउटर सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे हम स्टार से आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर ऑब्वियस है कि घटता जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर है यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आए हम तो हम 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे -150 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसे सो यहाँ। तो मान के चलिए कि यहाँ से जैसे जैसे हम सन से दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है 273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 0 केल्विन भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट जीरो। मतलब जो तापमान है हमारे यूनिवर्स में, इससे कम तापमान नहीं हो सकता है, यही सबसे मिनिमम तापमान है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। हमारी पृथ्वी के लिए हैबिटेबल जोन वो किस लिए है? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है, इससे इधर आगे आएंगे तो यहाँ कहीं आपको 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, और इससे पीछे जाएंगे हम लोग जब कहीं तो यहाँ कहीं 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो जोन हो गया, इस जोन में अगर कोई भी प्लैनेट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज मिलेंगी तो उस पर लाजमी है कि वहाँ पे लिक्विड वाटर होगा। इस जोन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस जोन का नाम है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन हैबिटेबल जोन होता है। हैबिटेबल जोन मतलब इस जोन में क्या है कि अगर कोई भी प्लैनेट मिलेगा तो उस पर जीवन पाया जा सकता है, उस पर जीवन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और वहाँ पे रहने के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर के लिए भी सूटेबल कंडीशन रहेगा, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी पाए जाने की संभावना रहेगी। तो ये गोल्डीलॉक जोन हो गया। अब मान लीजिए कि कोई अन्य स्टार है यूनिवर्स में, उसका भी ऐसे 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 से कुछ रेंज होगा, तो अगर हम लोग उसके गोल्डीलॉक जोन को खोज लिए तो और उस गोल्डीलॉक जोन में हमको कोई एक्सोप्लैनेट मिल गया तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि पृथ्वी जैसा एक और ग्रह मिल पाना। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई प्लैनेट एक्सोप्लैनेट गोल्डीलॉक जोन में मिलता है तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, और यही हमारे लिए पृथ्वी पे जीने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिवर्स में एक दूसरी पृथ्वी या कोई दूसरा खगोलीय पिंड हम खोज सकते हैं जहाँ पे जीवन मिल पाए। तो ये तो रहा आज का हमारे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे
सोलर सिस्टम के बारे में और हमारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।